जी भाई, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मई जून 2025 पेपर 12। अच्छा भाई, यहाँ पे देखिएगा। व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो किसी फैक्ट पे बेस करती है। ठीक है, एक तो फैक्ट्स होते हैं और दूसरा होता है ओपिनियन। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जहां पर आपके पास फैक्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा भैया, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट के बारे में बात कर रही है? अ स्टेटमेंट दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड कैन बी टेस्टेड। जी, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर बाकी भी देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट दैट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजंस। यार, ये वाला जो होता है ना, ये थोड़ा सा ओपिनियन की साइड पे जाना शुरू हो जाता है। अ स्टेटमेंट दैट इज सब्जेक्टिव एंड कैन नॉट बी कंफर्म्ड, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है। एन एनकरेजिंग इकोनॉमिक अपडेट इन दी ओपिनियन, वापस से ये भी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर आपके पास बन जाएगा यहाँ पे बी, ए सॉरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। द डायग्राम इज फ्रॉम अ चैप्टर ऑन द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन एन इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक। It should contain the terms opportunity, cost, scarcity, and choice in order that identifies the fundamental economic problem. तो भाई, किस चीज की वजह से क्या होती है? बहुत ही घटिया सवाल है ये। बहुत ही घटिया सवाल है। सबसे पहला मसला क्या आता है, फिर आप क्या करते हैं, और फिर किस चीज की तरफ आप जाते हैं? भाई, सबसे बड़ा मसला जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का होता है वो स्कैर्सिटी होता है। फिर आप चूज करते हैं, और वो चूज करने को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द नॉन राइवलरस नेचर ऑफ पब्लिक गुड। भाई, नॉन राइवलरस का मतलब क्या होता है? नॉन राइवलरस का मतलब ये होता है कि मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम नहीं पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन देखें, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप अ नॉन पेयर फ्रॉम यूजिंग द प्रोडक्ट। ये नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, ये नॉन राइवलरस नहीं होता। वन पर्सन कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इट अवेलेबल टू अदर्स, ये करेक्ट आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं। पीपल कंज्यूम टू लिटिल ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ इट्स ट्रू बेनिफिट, ये मैरिड गुड की बात कर रहा है यहाँ पे। देयर इज एन अनलिमिटेड सप्लाई, ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की बात कर रहा है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक पीईएस की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इधर? बी बन जाएगा। तो अब तक तो काफी इजी एमसीक्यूज आए हैं। सर, पहले वाला फिर से बता दें बेटा, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट का फर्क आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है उसका मतलब होता है फैक्ट्स, कि मैं अभी क्लास ले रहा हूं, ये फैक्ट है। ठीक है ना? तो वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो चीज जो कि फैक्ट है। अगर मैं क्लास ना लेता तो मैं सो रहा होता, सो के मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती, मुझे बड़ा मजा आता, ये मेरा ओपिनियन है। तो ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है कि अगर मैं इस टाइम पे मुझे सो जाना चाहिए था। समझे? अच्छा, चार फोर्थ पे आए। A country increases its spending on education and training. It pays for this by reducing unemployment benefit and increasing taxes on import of machinery. कहता है जी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हम कम कर रहे हैं, और जो मशीन हमारी बाहर से आती है उसके ऊपर हम लोग टैरिफ लगा रहे हैं। व्हाट इज द लाइकली इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस। भाई, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे कम कर रहे हो और आप एजुकेशन और ट्रेनिंग पे स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो लेबर पे क्या इफेक्ट आएगा? लेबर बढ़ेगा या कम होगा? जी, ऐसा ही है मुस्तफा। लेबर बढ़ेगा कि लेबर कम होगा? ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है लेबर। जी, लेबर बढ़ेगा कि कम होगा? लेबर आपका बढ़ेगा। ठीक है, आंसर सी या डी में से कोई एक है। ये दो ऑप्शन गलत हो गए। बट आप बाहर से आने वाली मशीन के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो भाई, टैरिफ लगा रहे हैं बाहर से आने वाली मशीन पे, तो ये क्या होगा? डिक्रीज। आंसर क्या बन गया? सी। भाई, पीपीसी राइट वर्ड जा रहा है, क्यों जा रहा है? अगर किसी ने गलत बोला, मैं स्क्रीन में घुस के चमाटे मारूंगा, इतना घटिया सवाल है ये। क्यों राइट वर्ड जा रहा है? मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड। डी आंसर है इसका। इसमें गलती की गुंजाइश थी ही नहीं। सिक्स पे आओ। अच्छा, अब सिक्स में क्या गेम चल रहा है? सिक्स में क्या गेम चल रहा है? इनिशियली आप यहां पर बैठे हुए हो। ठीक है, आपकी सप्लाई कम हो रही है, आपकी सप्लाई कम हो रही है, और आपकी डिमांड बढ़ रही है। ये गेम चल रहा है आपके पास।
What will cause the movement, what will cause the demand curve to shift to D2 and supply curve to shift to S2? मतलब कि हमें वो फैक्टर देखना है जिससे डिमांड बढ़े और आपकी सप्लाई कम हो जाए। तो जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला कहता है अ डिक्रीज इन रियल इनकम। बेटा जब रियल इनकम डिक्रीज होती है तो उससे डिमांड गिरती है, हमने डिमांड को बढ़ा के दिखाना है। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। यार अगर पेट्रोल की प्राइस हमारे पास गिरेगी तो उससे गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी। चलो यहां तक तो बात ठीक है कि पेट्रोल सस्ता होगा तो गाड़ी की डिमांड फिर बढ़ेगी। लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है, सब्सिडी ऑन न्यू कार प्रोडक्शन। बेटे सब्सिडी से तो सप्लाई बढ़ती है, हमें तो सप्लाई को कम कराना है। तो ये भी गलत ऑप्शन है। एन इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स फॉर न्यू कार परचेजेस। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आप लोन ले सकते हैं, तो डिमांड फॉर कार इससे बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, वेरी गुड। एंड स्पेसिफिक टैक्स ऑन न्यू कार्स, यस इनडायरेक्ट टैक्स, इससे आपकी सप्लाई कम होती है। डी पे आए। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ट्रेन ट्रेवल। तो अगर ट्रेन ट्रेवल की प्राइस बढ़ती है, गाड़ी और ट्रेन ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो लोग गाड़ी पे शिफ्ट करेंगे, डिमांड फॉर कार विल इंक्रीज। सही है यहां तक। एंड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूसर्स। तो बेटा इससे तो सप्लाई बढ़नी चाहिए ना, हमारे पास सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, आंसर इज सी। आगे आ जाओ। व्हेन कैन अ प्रोडक्ट बी सेड टू हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इंतहाई, क्या बोलूं मैं, इतना घटिया पेपर है ये। हाँ जी, नेगेटिव कब होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जब आप किसकी बात करते हैं, इंफीरियर गुड की बात करते हैं। इंफीरियर गुड में इनकम और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। 8 पे आओ। अच्छा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं, कैलकुलेटर्स निकालें और मुझे जरा कैलकुलेट करके आंसर बताएं क्या आ रहा है। शाबाश, जल्दी से पीएस कैलकुलेट करनी है, हरी अप। अच्छा भाई, अली कह रहा है ए, बाकी सब भी बताएं।
अच्छा जी, क्या क्या आंसर्स आए हैं? उस्मान कह रहा है ए, फातिमा कह रही हैं ए, सानिया ए, रुमैसा ए। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बेटा बहुत सिंपल सी अप्रोच है, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। मुस्तफा पूछ रहा है सर डी नहीं होगा। अच्छा अब यहां पर आओ बेटे, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। आपने डायरेक्टली पीईएस कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो वही न्यू माइनस ओल्ड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले प्राइस निकालने, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो न्यू प्राइस कितनी है, ये रही। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्राइस में आपका अराउंड 10% का चेंज आ रहा है। ठीक है। अब ये दो क्वांटिटीज आपके पास गिवन है, तो इनकी जरा आप निकाल लो। पहले तो आप ये देखो, शॉर्ट रन ये लिखा हुआ ना, पहले तो आप शॉर्ट रन वाले की निकालो। शॉर्ट रन वाले की क्या आ रही है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि बनती है कुछ 5%। तो शॉर्ट रन की पीईएस आ रही है 5% ओवर 10% इज इक्वल टू 0.5। ठीक है। आप लॉन्ग रन की निकालो। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है आपके पास 20%। तो ये कितना आ रहा है, 20% डिवाइडेड बाय 10%, ये आ गया आपके पास 2। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए। 9 बताएं जी। किस चीज की वजह से हमेशा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा? बेटा कंज्यूमर सरप्लस हमेशा तब बढ़ता है जब प्राइस कम होती है। ये वाला देखूंगा, ठीक है, इसके पीछे वो ये बेस्ट कवर, बेस्ट कवर। जी भाई। बेटा कंज्यूमर सरप्लस हमेशा सब्सिडी की वजह से आपके पास बढ़ रहा होगा, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर सरप्लस फॉल होगा। मैक्सिमम प्राइस जब लगती है तो उससे आपके पास शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, कंज्यूमर सरप्लस जो है नुकसान में चला जाता है, और फिर बाद में ब्लैक मार्केट होती है। मिनिमम प्राइस के अंदर सरप्लस हो जाता है तो इक्विलिब्रियम सही तरह वापस से नहीं बन पाता। सब्सिडी से आपकी प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर सरप्लस लाजमी बढ़ेगा। आंसर आपके पास बन जाएगा डी। ठीक है जी। तो आंसर इज डी। 10. Farmers want to extract wild honey from beehives. They find the beehives by following birds known as honey guide birds who want the beeswax that is also found in the beehive. What does this suggest? हाँ जी, इससे क्या हमें समझ आता है कि फार्मर्स एंड हनी गाइड बर्ड्स आर राइवल कंज्यूमर्स। देखो बेटा, बात सुनो। फार्मर्स को क्या चाहिए, शहद। और ये जो बर्ड्स हैं, जो हनी गाइड हैं, इनको क्या चाहिए, बीज वैक्स। तो दोनों के तो प्रोडक्ट ही डिफरेंट है ना, तो ये कैसे राइवल कंज्यूमर बन गए? फिर लिखा हुआ है वाइल्ड हनी एंड बीज वैक्स आर फ्री गुड। बेटा फ्री गुड वो गुड होता है जो अनलिमिटेड इन सप्लाई होता है, शहद अनलिमिटेड इन सप्लाई नहीं होता। वाइल्ड हनी एंड बीज वैक्स आर इन जॉइंट सप्लाई, यस। क्योंकि बेटा जब शहद का छत्ता लगेगा तो उसमें से शहद भी निकलेगा, उसमें से बीज वैक्स भी निकलेगा, तो जॉइंट सप्लाई में चल रहे हैं। वाइल्ड हनी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीज वैक्स। बेटा गलत, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है ना कि शहद की मक्खी सोचे कि आज बीज वैक्स निकालना है कि आज शहद निकालना है, इस तरह का तो हिसाब किताब नहीं चलेगा ना। 11. An indirect tax is imposed on good X. Which situation is most likely to result in producers bearing a higher burden of the tax? प्रोड्यूसर को हायर बर्डन ऑफ टैक्स कब देना पड़ता है, जब पीईडी क्या हो, जब आपकी पीईडी प्रोड्यूसर्स को, बेटा प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा अली वो। जब पीईडी इलास्टिक होती है तो ज्यादा चमाट प्रोड्यूसर को मिलती है, क्योंकि प्रोड्यूसर अपनी प्राइसेस को ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर इज ए। 12. What would not be included in the calculation of individual's wealth? भाई क्या चीज वेल्थ में नहीं आती, क्या चीज वेल्थ में नहीं आती, इनकम का पार्ट है। बेटा ये आपकी वेल्थ में आता है, ये भी आपकी वेल्थ में आता है, ये भी आपकी वेल्थ में आता है, ये आपकी इनकम में आता है। तो आंसर इज डी। Why might governments provide free education for children aged 4 to 16 years old? गवर्नमेंट क्यों 4 से लेके 16 साल तक के बच्चों की एजुकेशन को फ्री कर रही है? अब ये आप कॉन्सेप्ट लिंक करेंगे स्टेट प्रोविजन के साथ, और स्टेट प्रोविजन आपने पढ़ा हुआ है एज अ पॉलिसी ऑफ मेरिट कोड।
तो कंज्यूमर्स आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, पॉसिबल आंसर हो सकता है। एजुकेशन इन अ फ्री मार्केट वुड बी ओवर कंज्यूम्ड, गलत। तभी क्यों फिर मेरिट मेरिट गुड क्यों होता है, मार्केट फेलियर क्यों होती है फिर? एजुकेशन इज अ पब्लिक गुड एंड देयर वुड बी मेनी फ्री राइडर्स। बेटा एजुकेशन पब्लिक गुड नहीं होती, एजुकेशन इज अ मेरिट गुड। द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एक्सीड्स द प्राइवेट बेनिफिट इन अ फ्री मार्केट, रॉन्ग। आंसर इज ए। बहुत चंडू पेपर है भाई। ये डी क्यों बोल रहा है भाई आप? अच्छा 12th का बता रहे हो। 14 पे आइएगा। The diagram shows demand and supply for rice. The market for rice is initially in equilibrium at a price P1. The government introduces maximum price of P max at the same time the supply of rice increase. अच्छा भाई, तो गवर्नमेंट ने यहां पर मैक्सिमम प्राइस लगा दी बिलो द इक्विलिब्रियम, जो कि करेक्ट कॉन्सेप्ट है, गलत नहीं है। और एट द सेम टाइम सप्लाई बढ़ गई है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन द मार्केट फॉर राइस? अच्छा, अब सप्लाई बढ़ गई है तो आगे क्या अपने पास मामलात होंगे? अ न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश्ड। अच्छा, अब देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है। देखो, मैं आप लोगों को ना यहां पे इसको समझाता हूं अलग अलग करके। ये मैं ईयर वन का बना रहा हूं, ये S1 है और ये D1 है। ठीक है, ये हिसाब किताब चलना था ना। तो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस यहां पर लगाई हुई थी, तो यहां तक तो अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस चल रही है। यहां तक तो अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस चल रही है। लेकिन ईयर टू में क्या हुआ? ईयर टू में क्या हुआ कि आपकी सप्लाई बढ़ चुकी है। सप्लाई S2 हो गई और डिमांड अभी भी D1 चल रही है। और अगर मैं इन दो लाइंस को जरा कनेक्ट करूं तो आप ये देखें कि मैक्सिमम प्राइस इस बार अबव द इक्विलिब्रियम लगा हुआ है। मैक्सिमम प्राइस इस बार अबव द इक्विलिब्रियम लग गया भाई। यही हो रहा है ना। पिछले साल पिछले साल इक्विलिब्रियम के हिसाब से अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस थी बिलो द इक्विलिब्रियम। अगले साल आप ये देखो कि मैक्सिमम प्राइस ऊपर चली गई, इक्विलिब्रियम नीचे आ गया। तो बेटा ये बात मैंने आपको बताई हुई है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि जब भी मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लगती है तो वो इनअफेक्टिव होती है। और जब वो इनअफेक्टिव होती है तो हम वापस से किधर आ जाएंगे? अपने मार्केट इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे। तो इक्विलिब्रियम विल बी स्टेब्लिश, करेक्ट आंसर हो सकता है। आगे भी बात करते हैं। एन इलीगल मार्केट फॉर राइस विल डेवलप। बेटा इलीगल मार्केट तब होती जब मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम रहता। अब मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम जा चुका है, तो अब तो इलीगल मार्केट हो ही नहीं सकती। देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ राइस। अरे भाई, यहां पर तो सरप्लस क्रिएट हो गई है। यहां पर तो सरप्लस क्रिएट हो गई है क्योंकि अबव द इक्विलिब्रियम है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं। दे विल बी सरप्लस ऑफ राइस। बेटा सरप्लस तो तब होगी ना कि जब हम लोग वापस नीचे नहीं आएंगे। जब मार्केट के अंदर मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लग गया तो हम तो वापस से इक्विलिब्रियम पे आके बैठ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि अगर मैक्सिमम प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम इट विल बी इनअफेक्टिव। तो ये तो इनअफेक्टिव चल रही है। तो ना हमारे पास कोई शॉर्टेज है, सरप्लस वक्ती तौर पे कोई एक आध दिन के लिए शुरू शुरू में होगी, बट वापस से हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर क्या बन जाएगा इसका बेटा? ए बन जाएगा। आंसर जो है वो ए बन जाएगा। 14 हो गया, 15 पे आ जाए। 15 को जरा सोचें, देखें जरा इसको क्या कह रहा है। 15 को जरा समझें। कहता है इन द डायग्राम डी इज द डिमांड कर्व वैसे द सप्लाई कर्व, वगैरह वगैरह, वो बकवास बात है। आगे देखो क्या कह रहा है। द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू मेंटेन फार्मर्स इनकम एट लीस्ट एट दिस इनिशियल लेवल। कहता है कि जो आपकी इनकम शुरू के लेवल पे थी ना, हम चाहते हैं कि आपकी इनकम गिरे ना उससे, आपकी इनकम वही रहे। ठीक है। अच्छा, अब देखो शुरुआत में सबसे पहली सप्लाई पे आपका रेवेन्यू कितना चल रहा है? 5 × 1, तो आपका रेवेन्यू चल रहा है 5,000 रुपए का।
तो आपका रेवेन्यू 5,000 रुपए से गिरना नहीं चाहिए, आपकी इनकम एटलीस्ट 5,000 तो रहे। द हार्वेस्ट इन 4 subsequent years आर शोन बाय सप्लाई कर्व S1 to S4। आपके पास S1 से लेकर S4 तक की सप्लाई बढ़ती जा रही है। हाउ मच इन टोटल विल द गवर्नमेंट नीड टू पे टू सपोर्ट फार्मर्स ओवर द 4 subsequent years। भाई आपकी इनकम 5,000 से नहीं गिरनी चाहिए, 5,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। तो बेटा देखो, ईयर 2 में कितनी इनकम आ रही है फार्मर की, 4 × 2 8,000। ईयर 2 में कितनी आ रही है भाई, 9,000। फिर कितनी आ रही है भाई, 8,000। फिर कितनी आ रही है भाई, 5,000। तो भाई हम 5,000 तो नीचे, 5,000 से तो नीचे ही नहीं गए। गवर्नमेंट ने तो कहा था ना कि अगर आप 5,000 रुपए से कम कमाओगे तो हम आपको हेल्प करेंगे, बट हम तो 5 से नीचे जा ही नहीं रहे, तो क्या गवर्नमेंट को हेल्प करने की जरूरत है? नो। आंसर क्या होगा, 0। ठीक है। 16 को जरा देखिएगा। 16 कहता है कि भाई price stability can be said to occur if the measured value of the CPI is undercharged during the year. Which statement about CPI is correct? वही वाली बात है। तो पहले ऑप्शन को देखें भाई। For price stability to occur, there must be no changes in price of any product। गलत बेटा, price stability का मतलब है कि constant prices रहें। constant का मतलब क्या, on average prices same रहें, ऊपर नीचे तो होंगी ना, जाहिर सी बात है। For price stability to occur, the number of product whose prices rise must exactly match the number of whose prices fall। कह रहा है कि अगर 5 रुपए से एक चीज की प्राइस बढ़ी है तो दूसरी चीज की प्राइस 5 रुपए से कम होनी चाहिए। तो ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। इफ सम प्राइसेस राइज एंड अदर्स फॉल्स, देयर कैन नॉट बी प्राइस स्टेबिलिटी। अबे भाई हम तो एवरेज की बात करते हैं, एवरेज में तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। Different weighting of items used in the calculation of CPI mean that the price stability can occur in many ways। भाई बड़े तरीके होते हैं प्राइस स्टेबिलिटी के होने के, समझे। 17 पे आ जाए। बेस्ड ऑन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम कब होता है? इक्विलिब्रियम कब होता है भाई ओपन इकोनॉमी में? जब J इज इक्वल्स टू W। तो इक्विलिब्रियम आपके पास तब होता है व्हेन योर J यानी कि इंजेक्शन इज इक्वल्स टू योर विड्रॉल। तो आंसर क्या बन गया, बी। The aggregate demand curve is typically downward sloping. What is one possible explanation for this? भाई एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पहला कहता है अ फॉल इन द प्राइस लेवल विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। देखो पहली बात तो, इंपोर्ट की डिमांड अगर बढ़ रही है तो उसका डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात कि अगर हमारे मुल्क में प्राइस लेवल कम हो रही है तो इंपोर्ट की डिमांड फॉल होगी, बढ़ेगी नहीं। सही है। as the price level rises as the price level falls, improve productivity will reduce unit cost। ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है किसी किताब में कि जब प्राइस गिरेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? सी कहता है कि इफ द प्राइस लेवल इज हाई, एनी इंटरेस्ट रेट चेंजेस विल इनकरेज कंजम्पशन। भाई अगर प्राइस लेवल बढ़ेगी तो आपकी कंजम्पशन फॉल होती है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। द रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज एज द प्राइस लेवल फॉल्स। जी, क्योंकि आपके पास जब प्राइस लेवल गिरती है तो एसेट की वैल्यू आपके पास बढ़ जाती है, रियल वैल्यू, क्योंकि वही रियल परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। 19 का बताएं भाई, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है आपके पास? फ्रिक्शनल क्यों होती है? आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से फ्रिक्शनल हो रही होती है। टेक्नोलॉजी की वजह से स्ट्रक्चरल होती है। रेलेवेंट स्केल ना होना ये भी स्ट्रक्चरल की ही एक कंडीशन के अंदर आ जाता है। रीजनल पे इनइक्वालिटी, तो भाई ये तो रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जाएगा ना। 20 कैलकुलेट करें जल्दी से। 20। अच्छा यार जरा 20 वाला देखें भाई क्या कह रहा है। द टेबल शोज फिगर एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ ट्रेन ड्राइवर स्ट्राइक।
व्हाट वाज अ रिडक्शन इन द रिकॉर्डेड लेवल ऑफ नेशनल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम द स्ट्राइक। अच्छा अब देखो भाई, बात सुनो। लॉस ऑफ टिकट रेवेन्यू, सही है भाई, ये आपका -600 का आ गया। वैल्यू प्लेस ऑन एक्स्ट्रा लेजर टाइम बाय स्ट्राइकर्स, भाई ये नेशनल इनकम में नहीं आता। लॉस ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, ये भी नेशनल इनकम में नहीं आता। नेशनल इनकम तो वो है ना जो अवाम उन्नास कमा रही है बैठ के। ओवर टाइम पेमेंट टू पुलिस, यस, ये आता है आपके पास। तो फाइनल अमाउंट क्या बन गई आपके पास? 570,000। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या बन जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर आपके पास बन जाएगा ए पार्ट। 22, अ गवर्नमेंट इंक्रीजेस डायरेक्ट टैक्सेशन टू रिड्यूस इट्स बजट डेफिसिट, हाउ इज दिस लाइकली टू अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कहता है भाई गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा रहा है, बजट डेफिसिट कम करना चाहता है, यानी कि आसान लफ्जों में एग्रीगेट डिमांड आपकी फॉल हो रही है। तो बताएं भाई इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या अफेक्ट आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तो लेस लाइकली आंसर ए या सी में से कोई एक है। बी भी गलत है, डी भी गलत है। ठीक है, ए या सी में से कोई एक आंसर है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होगी कि नहीं होगी? जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है? लो इन्फ्लेशन, मोर लाइकली। और जब अनएम्प्लॉयमेंट, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। यहां पर लिखा हुआ है लो अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये लेस लाइकली सिचुएशन है। आंसर क्या बन जाएगा इसका? सी, कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अच्छा भाई, कहता है कि इनकम टैक्स एज अ टैक्स फ्री अलाउंस ऑफ $10,000 एंड अ सिंगल रेट ऑफ 25%, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज दिस। भाई टैक्स फ्री अलाउंस का मतलब क्या होता है? टैक्स फ्री अलाउंस का मतलब यह है कि अगर आप साल के $10,000 या उससे कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं, आप टैक्स मत दीजिएगा। इसे कहते हैं टैक्स फ्री अलाउंस। लेकिन फिर जब आपकी इनकम 10,000 के ऊपर चली जाएगी तो फिर आपके ऊपर टैक्सेस लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये कौन सा टैक्स है? जैसे ही इनकम बढ़ेगी टैक्सेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये कौन सा टैक्स है भाई? ये है आपके पास प्रोग्रेसिव टैक्स। सिंपल था बहुत। 24, नए एंटरप्रेन्योर्स कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी के थ्रू आएंगे जी? कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी से नए एंटरप्रेन्योर्स आना शुरू हो जाएंगे? सब्सिडीज देना शुरू कर दो, पॉसिबल आंसर है, पॉसिबल आंसर है। एन इंक्रीज इन द नेशनल मिनिमम वेज, भाई इससे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो एग्रीगेट सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज इन द पावर ऑफ ट्रेड यूनियन, इसका भी सेम वही हिसाब किताब है कि इससे भी इवेंचुअली एग्रीगेट सप्लाई कम होगी। एन इंक्रीज इन द टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट, इससे भी आपके यंग एंटरप्रेन्योर्स डिस्करेज होंगे टू एंटर द मार्केट। आंसर क्या बन जाएगा इसका? ए। 25, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपके पास गिवन है, आप पॉइंट एक्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। इनिशियल इक्विलिब्रियम है एक्स। गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है? तो क्या अफेक्ट आएगा? एग्रीगेट डिमांड पे अफेक्ट आएगा कि एग्रीगेट सप्लाई पे अफेक्ट आएगा? जी, एग्रीगेट डिमांड पे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग किसका पार्ट है? एग्रीगेट डिमांड का। तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। आप एक्स से उठ के कहां पर चले जाएंगे? इधर। एग्रीगेट सप्लाई आपकी सेम है, बट आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो चुकी है। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? बी। 26, विच स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन वाई अ कंट्री में इम्पोज प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। भाई इन चार एक्सप्लेनेशंस में से तीन एक्सप्लेनेशन करेक्ट होंगी कि हम लोग क्यों प्रोटेक्शनिज्म लगाते हैं, और एक होगी रॉन्ग कि हम क्यों प्रोटेक्शनिज्म लगाते हैं, कि वो गलत तरीके से बता रहा होगा। तो जरा देख लेते हैं। पहला वाला कहता है टू अलाउ अ न्यूली डेवलप्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू ग्रो टू अ वायबल साइज। भाई ये तो रीजन होता है ना प्रोटेक्शनिज्म का, कि हमारी लोकल इंडस्ट्री ग्रो करे।
To enable a country to retain control of an industry, it regards as being of strategic importance. भाई strategic industry को support करने के लिए ये भी एक reason होता है. To give consumer a wider choice of goods and services. तो भाई अगर आप wider choice देना चाहते हैं तो protectionism से तो wider choice हो ही नहीं पाएगी. ये तो फ्री ट्रेड से होता है. तो ये प्रोटेक्शनिज्म का आंसर नहीं. टू गिव टाइम फॉर वर्कर्स इन अ डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू फाइंड ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट. भाई ये भी प्रोटेक्शनिज्म के पीछे एक रीजन होता है कि आप आगे पीछे अपनी लोकल फर्म्स को जाना प्रेफर करवाएं. तो आंसर क्या बनेगा? सी. 27. What is most likely to lead to a persistent surplus in a country's current account of its balance of payment? persistent surplus का मतलब कि या तो आपके एक्सपोर्ट ज्यादा रहे या तो आपके इंपोर्ट्स कम रहे. तो कैसे हो सकता है भाई ये चीजें? अच्छा, अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सी में. हाईली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज बाय अदर कंट्रीज. वो कंट्री लगा रही है, हम नहीं लगा रहे. पाकिस्तान और चाइना अगर ट्रेड करते हैं तो चाइना प्रोटेक्शनिज्म लगा रहा है, पाकिस्तान नहीं लगा रहा. बात को समझें. तो अगर चाइना प्रोटेक्शनिज्म लगाएगा तो पाकिस्तान के तो एक्सपोर्ट्स गिरेंगे कि नहीं? समझे? अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट यानी कि आप डी वैल्यूएशन करवा रहे हो जिससे आपका एक्सपोर्ट प्राइस कम होगी. तो जब एक्सपोर्ट प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे. इंपोर्ट प्राइस बढ़ेगी और इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो डी वैल्यूएशन से आप लोग सरप्लस में जा सकते हैं. 28. टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्या फॉर्मूला होता है यार? टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्या फॉर्मूला होता है? ए. इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. 29. एक कंट्री को डेफिसिट हो रहा है करंट अकाउंट के अंदर. विच पॉलिसी डिसीजन कुड रिड्यूस द डेफिसिट? कौन सी पॉलिसी हम लगाएं जिससे आपका डेफिसिट गिरेगा? डेफिसिट को कम करना है भाई. यानी कि या तो एक्सपोर्ट बढ़ाने या तो इंपोर्ट्स कम करने हैं. बहुत सिंपल था. डी. ठीक है, आप टैरिफ लगा दें और आपका मामला सुधर जाएगा. अगर आप इनकम टैक्सेस कम करेंगे तो इससे आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे. आप एक्सचेंज रेट बढ़ाएंगे तो आपके एक्सपोर्ट्स गिरेंगे. गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो लोगों के पास जॉब्स आना शुरू होंगी, उससे भी इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा. 30 का क्या आंसर है? द यूरो इज द मेन करेंसी इन यूरोपियन यूनियन. द डायग्राम शोज एक्सचेंज रेट बिटवीन द यूरो एंड द यूएस डॉलर. What is likely to have caused this change in the value of euro? वैल्यू ऑफ यूरो क्या हो रही है भाई? वैल्यू ऑफ यूरो जो है वो कम हो रही है. सप्लाई बढ़ रही है ना यूरो की. तो कैसे सप्लाई बढ़ सकती है यूरो की? पहला कहता है अ डिक्रीज इन यूरोपियन यूनियन इन्फ्लेशन. बेटा अगर डिक्रीज होगी ना इन्फ्लेशन में तो यूरोप के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. यूरोप के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और जब यूरोप के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो उससे यूरोप की डिमांड फॉर करेंसी बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी. अ डिक्रीज इन द यूएस इंटरेस्ट रेट. कि जी यूएस के इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो यूएस के इंटरेस्ट रेट से यूरो का क्या लेना देना, पहली बात तो. ठीक है ना, इसको भी काटो. एन इंक्रीज इन यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट्स. तो बेटा अगर यूरोप में हम लोग लेट से स्पेन में बैठे हुए हैं, हम चाइना से माल इंपोर्ट कर रहे हैं. तो चाइना से माल इंपोर्ट करने के बाद तो चाइनीज करेंसी में पैसे पे करने पड़ेंगे ना. यूरो दूंगा तभी तो चाइनीज yuan मिलेगा. समझे? तो यूरो दे रहा हूं. जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उससे सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाती है. एंड इंक्रीज इन यूरोपियन यूनियन अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट का उससे क्या लेना देना. और दूसरी बात तो ये कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो इंपोर्ट कैसे करेंगे? जब इंपोर्ट ही नहीं कर रहे तो सप्लाई ऑफ यूरो कैसे बढ़ेगी? समझे? तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है. आंसर क्या बन जाएगा आपका? सी. बात समझ गए? क्लियर है? चले, ये पेपर मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, प्रैक्टिस करें बेटा, बकाया पेपर भी प्रैक्टिस करें.
अल्लाह हाफिज।